स्वागत है आपका प्रभाकर मिश्रा जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। हम सब लोग थैंक यू जानते सर। हैं और आपकी इस ख्याति से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि कानूनी मसलों के ऊपर, संविधान संबंधित मसलों के ऊपर, कानून और राजनीति के बीच के रिश्ते को लेकर आपकी गहरी पकड़ है और आप हमें निश्चित रूप से नई परख के दर्शकों को कुछ ऐसी व्याख्याएँ दे सकते हैं, जो कि अन्यत्र दुर्लभ हैं। इस वक़्त मेरे दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी के बारे में एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के बाद वक्तव्य यही था, हम सब लोग जानते हैं वक्तव्य बहुत ही काफ़ी चर्चित हुआ कि उनके पास कई पासपोर्ट्स हैं, उनके और इन लोगों इस परिवार के पास शायद हज़ारों करोड़ रुपए की गैरकानूनी संपत्ति है। ये सारा वक्तव्य इस किस्म का था। हेमंता विश्व शर्मा का दावा हुआ और उनकी ब्यूरोक्रेसी का दावा हुआ कि ये सारे दस्तावेज जो बताए जा रहे हैं सारे फर्जी हैं। तो फर्जी दस्तावेज और अवमानना के सवाल पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी असम पुलिस ने। असम पुलिस बड़ी फुर्ती से उनकी गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली भी चली आई, असाधारण तत्परता उसने दिखाई और देखते-देखते पवन खेड़ा को भूमिगत हो जाना पड़ा। वो लंबे अरसे तक भूमिगत रहे। एक एक अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने एक कानूनी संघर्ष किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। खास बात यह है कि अंतरिम जमानत तो दे दी है, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला लग रहा है और राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति की अपनी निजी स्वतंत्रता जो है उसको बाधित नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने एक टिप्पणी की है। तो अब इस पूरे मसले को हम किस तरह देखते हैं? एक जगह एक सत्ताधारी शक्तिशाली व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, एक राज्य की पुलिस उसके आदेश पर चल रही है और खास बात यह है कि ये आदेश उस वक्त दिया गया है जबकि वहां पर जो चुनाव आयोग की जो आचरण संहिता होती है वो लागू थी। आदर्श आचरण संहिता वहां पर लागू थी। उस वक्त कायदे से पुलिस और प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बहरहाल ये सारी की सारी विसंगतियां हैं, जिन विसंगतियों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस यकीन के साथ आपको पहले ही से सारी बातें पता है, मैं तो केवल दर्शकों के लाभार्थ ये बात आपसे कह रहा था। तो इसमें जो कानून और राजनीति, सत्ता, सार्वजनिक जीवन, विपक्ष के अधिकार, ये जो पूरे समीकरण बने हैं, इनके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। दूसरी बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। जी। आपको याद होगा, इसके पहले भी मामला आ चुका था और हुँ, किन परिस्थितियों में आया था, हम आपके दर्शक जानते हैं। हुँ, ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि जब भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जब आपस में भिड़ते हैं, तो हमारे देश की संस्थाएँ जो होती हैं, वो कई बार कलई खुल जाती है उन संस्थाओं की। अ, ये देश जो है ना 2 हिस्से में बँटा है एक तरह से। एक उनका जो सत्ताधारी हैं या जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं और एक वो आदमी जो आम आदमी है, हुँ, जनता जिसको हम आवाम कहते हैं, जो सरकारें बनाती हैं। जी, तो ये बेसिकली होता क्या है कि ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो लोगों को लगता है कि ये हो क्या रहा है? हमारे लिए देश अलग है क्या? हमारे लिए व्यवस्था अलग है क्या? और इनके लिए अलग है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को कि पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए। हुँ, आरोप में उन्हें लगा कि ये आरोप सही नहीं है, तो मानहानि का केस दर्ज हो सकता है, वो भी कानून सम्मत था, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये जो आरोप लगे वो गलत थे, तो उसकी जाँच हो सकती है, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन देखिए शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने कहा कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस तत्काल कार्रवाई करती है ऐसे मामलों में इसलिए कि मामला मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी का था, कैसे नहीं होता? जी, हाँ, तो ये हम मान के चलते हैं कि ऐसे मामलों में तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ होगी। मुझे हालाँकि मैं बहुत सावधानी से इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा और तथ्यों को रखूँगा। कई बार कुछ तत्व ऐसे कड़वे होते हैं, जो जी, बहुत जी, लोगों को पसंद नहीं आते। आपने एक जी, चीज़ और देखी इसमें, कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर गई, जिसका ज़िक्र हुआ कि 50 से 70 पुलिस वाले असम पुलिस के चले गए जैसे मानो कि किसी आतंकी को गिरफ्तार करने गए। हुँ, एक स्थिति वो बनी, उसकी आलोचना हो सकती है। और किस चीज़ में? कि मानहानि का मामला था। मानहानि के मामले में इस तरह से इस भारी भरकम पुलिस फ़ोर्स के साथ गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुँचे, ऐसा अप्रत्याशित है, ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होता नहीं है।
जो सुप्रीम कोर्ट के कंसेंस को भी शायद उसने झकझोरा होगा इस फैक्ट ने, जो कि कोर्ट के सामने रखा गया था, अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। लेकिन एक चीज और इसमें है जो मुझे लगता है कि उस पर भी बात करनी चाहिए, कि पवन खेड़ा ने बयान दिया दिल्ली में, एफआईआर दर्ज हुई असम में, इसलिए कि असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का मसला। पवन खेड़ा चले गए तेलंगाना हाईकोर्ट और वहां से लेकर के आया अग्रिम जमानत। अभय जी, आपको ये नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता देख के सोचेगी तो क्या कहेगी? और ये बताने और समझने के लिए काफी है कि सत्ता कुर्सी पर बैठे हुए लोग भले अलग होते हैं, जो सत्ता और पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा शार्प होता है तो सरकार में चला जाता है, उसके अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो उसको वोटर्स थोड़ा पसंद कर लेते हैं तो सत्ता में। नहीं तो मुझे ये सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एफआईआर असम में और अग्रिम जमानत तेलंगाना। और ये जब मामला अब वो, अच्छा एक और चीज, बात यही नहीं रुकी, तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिना क्षेत्राधिकार का सवाल उठाए ही अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट को भी सुनाया कि भाई आप क्षेत्राधिकार भी तो देख लेते। अब मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि इससे क्या होता है कि राजनीतिक लड़ाई में हमारी जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें न्यायपालिका भी शामिल है, इनकी भी कलई होती है, इन पर भी सवाल उठता है, इन पर भी बात उठती है कि क्या ये ऐसी संस्थाएं भी पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं क्या? पुलिस तो की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनाव आयोग हो रहा है, गवाह आप भी हैं, गवाह हम भी हैं। न्यायपालिका भी हो रही है, नहीं लगता है? और न्यायपालिका हो रही है तो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति अगर कर रहा है, सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है। विपक्ष भी अगर उसी तरह का रास्ता अपनाए तो फिर मेरा सवाल होता है, फिर आपके पास मोरल राइट नहीं है चिल्लाने का। तो मैं वहां पर ये इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए और असम जाइए और वहां से हाईकोर्ट से आदेश लेके आइए। वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इनको अग्रिम जमानत दी, तो उसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा किया कि आपने तथ्यों को ध्यान नहीं दिया, तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया। ये दोनों हाईकोर्ट की बात करता हूं। तेलंगाना हाईकोर्ट पर उठाया गया सुप्रीम कोर्ट से सवाल, ये इसे भी समझने की जरूरत है, और गुवाहाटी हाईकोर्ट पर जो सवाल खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, इसे भी समझने की जरूरत है। एक ने पवन खेड़ा के प्रभाव में, मैं बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही सावधानी से इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस तथ्य को रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आता, अगर आएगा भी तो ये बोलना जरूरी है कि वहां पर आपने बिना अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के आपने एक मामले में फैसला दे दिया, और यहां पर अच्छा ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं बनता है। अभय जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इसलिए नहीं बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट पे सवाल खड़ा कर लिया है, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट पे सवाल खड़ा किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट पे सवाल खड़ा किया कि भाई आपने तथ्यों को ढंग से नहीं देखा, जजों पे सवाल था। तो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर जो किस प्रभाव में काम हुआ और यहां पर किस प्रभाव में काम हुआ। अगर देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या होता? पवन खेड़ा को तो वहां से राहत मिल गई थी तो वहां राहत मिल जाती, या यहां से नहीं मिली होती तो यहां नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा सवाल। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मसला है, तो बात तो सही है। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मौके पे कह चुका है कि कई बार ऐसा लगता है कि जहां चुनाव होता है वहां तो चुनाव होता है, एक पैरेलल लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अदालतों के जरिए होती है। इसके पहले इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में उठ चुकी है, तो इसे भी मैं उस तरह देखने की कोशिश देख रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपनी पार्टी को राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। साथ ही एक बात और लिखी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने जो बातें कही हैं वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए। कल जब सुनवाई हो रही थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने एक जो बात कही थी कि आज अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते और ये देखते कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई इस तरह की बात, उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया था, पेड़ा पेल देंगे, और ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और देश की सबसे बड़ी अदालत में।
तो अभय जी, मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कोई किसी से कम नहीं है। और मैं एक बात और कहूँ कि सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। कुर्सी पर तो लोग आते हैं, बैठते रहते हैं। मुझे लगता है कि सब लोग अपने-अपने हिसाब से, अब आप इसमें कह सकते हैं या लोग भी कह सकते हैं और मैं भी उस बात को स्वीकार करता हूँ, कि जब आप खतरे में होते हैं तो आप किसी भी रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। भाई पवन खेड़ा के पास उपाय क्या था? 70 पुलिस वाले घर पहुँच गए। हम्म। अगर वो नहीं भागे, वो हम्म। कोई इन किन प्रकारेण अगर जमानत की कोशिश नहीं करें, तब तो उनको मुर्गा बना देती असम पुलिस। इसमें कोई दो हम्म। राय तो थी नहीं। बिल्कुल। तो यहां पर मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। लेकिन गांधी की पार्टी है ना, महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हम्म। अगर आप अगर आप ये कहते हैं कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, और दूसरे पार्टी पर अगर आप कहते हैं कि न उनका साध्य पवित्र है, न साधन पवित्र है, और हम्म। आप भी अगर अपवित्र साधन का प्रयोग करते हैं, तो मैं हम्म। मानता हूं कि आप भी इनसे बहुत अलग नहीं हैं। मैं बहुत बहुत मतलब, मैं जब ये बोलता हूं तो बहुत लोग मुझे इसके लिए भला-बुरा कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं तथ्यों को रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अगर आप गलत हैं, तो इधर आप भी गलत हैं, उधर गलत हैं। तो इसको मैं इस लिहाज से देख रहा हूं कि ये एक ऐसा मसला था, जहां पर हमेशा से राज्य की पुलिस क्या करती है? राज्य की पुलिस, अब वहां पर मैं, आपने कुछ पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि एक सवाल उठता कि पवन खेड़ा कह सकते कि भाई हम कैसे जाते, हम तेलंगाना जाकर नहीं लाते, तो हम तो कोलकाता जा ही नहीं सकते थे। हम असम तो जा ही नहीं सकते थे। असम इसलिए नहीं जा सकते थे कि वहां हम जैसे जाते पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती, इसलिए कि मुख्यमंत्री का मामला था। तो फिर सवाल उठता, फिर तो दिल्ली कर लेते। इसका मतलब दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है आपको। आप भी अपने अनुकूल हाईकोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये एपिसोड, इस एपिसोड ने लोगों के मन में डाउट क्रिएट किया है न्यायपालिका को लेकर। पुलिस पर डाउट तो पहले से रहा, जैसा मैंने पहले कहा, और न्यायपालिका को लेकर भी कि न्यायपालिका भी उसी हिसाब से काम करती है, जैसे सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, एक पब्लिक परसेप्शन का होता है, एक ये भी कि जिस तरह से पुलिस दबाव में काम करती है अपने मुख्यमंत्री के दबाव में, ठीक कई बार ऐसा ही लगता है कि उस राज्य का हाईकोर्ट, उस राज्य में जो हाईकोर्ट है, उस हम्म। राज्य के मुख्यमंत्री उस राज्य की सत्ता के अनुकूल काम करता है, जैसा कि तेलंगाना में हुआ और जैसा कि असम में हुआ। तो मैं तो इस घटना में यही देख पा रहा हूँ। देखिए, आपने तो बहुत ही रोचक और मैं कहूँगा बहुत पारदर्शी और गहन समीक्षा की है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अब इसके कुछ व्यावहारिक राजनीतिक पहलू हैं, उनके ऊपर भी गौर करना चाहिए। आपने जो कहा है उसके एक-एक लफ्ज़ से मैं सहमत हूँ। मतलब उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पिछले लंबे अरसे में, मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल में तो ख़ास तौर से, आप उसको ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे ठोस रूप से। मेरा मुझे लगता है कि जो हमारी अदालतें हैं, उनका सरकारीकरण हुआ है। आप भी यही बात कह रहे हैं। उनका सरकारीकरण हुआ है और ये सरकारीकरण केवल हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अच्छी है। उसने 2 हाई कोर्टों द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठाया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी की उन्होंने, और राजनीतिक दलों की भी उन्होंने आलोचना की। ये सब उन्होंने किया। मुख्यमंत्री की भाषा शैली की भी उन्होंने आलोचना की। ये सब उन्होंने किया। लेकिन कुल मिला के देखें कि इस मामले से बाहर निकल के भी देखें, दूसरे मामलों को भी देखें, तो मुख्य तौर पर जो हमारे न्यायमूर्तिगण हैं, वो फैसला वो देते हैं जो कि सत्ताधारियों को मंजूर हो। इस प्रकार के अनगिनत उदाहरण हैं, मतलब इसकी पूरी एक सीरीज है और उनके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है और प्रामाणिक तरीके से इन बातों को कहा जा सकता है। थोड़ा बहुत अदालत का मामला है तो उसमें अदालत की अवमानना का खतरा रहता ही है मुझे। थोड़ा बहुत खतरा आप भी उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत खतरा मैं भी उठा रहा हूँ, लेकिन ये मामला रहता है। तो ये जो सरकारीकरण हुआ है, एक अ, इसी नरेंद्र मोदी सरकार के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री ने, जब नरेंद्र मोदी नए-नए सत्ता में आए ही थे, तो संयोग से मेरा उनसे मिलना हुआ। उन्होंने उदारतापूर्वक मुझे भोजन भी कराया अपने साथ और उन्होंने बातचीत करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, जज वो ही फैसला देते हैं जो हम लोग उनसे कहते हैं। तो मैंने कहा ऐसे भी तो कई फैसले होते हैं सरकार के खिलाफ जाते हैं। तो उन्होंने कहा उन फैसलों में हमारी दिलचस्पी नहीं होती है। वहां हम जजों से कहते हैं आपको जो मन में आया फैसला दे लीजिए, लेकिन जिस फैसले में हमारी दिलचस्पी होगी, वो फैसला हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक तथ्य है कि जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, वो इस देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट हैं।
सबसे बड़ी वादी हैं, मतलब सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा याचिकाएं, सबसे ज्यादा जो मतलब अदालत में सबसे पहले सरकारें जाती हैं, और सरकारों का काम ही दरअसल बहुत सा काम जो है अदालत के जरिए ही चलता है। अदालत के जरिए वो मामलों को फंसाती हैं, अदालत के जरिए मामलों को फांस से निकालती हैं। ये भी एक ये भी सरकार और अदालत का एक ये भी रिश्ता है, बड़ा पुराना रिश्ता है। और अब जज धीरे-धीरे पूरी तरह सरकार परस्त होते चले जा रहे हैं। हर फैसला देने से पहले वो सोचते हैं, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, बहुत बड़े-बड़े जज हैं, कि रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे? उनका उनका पोस्ट रिटायरमेंट अवकाश प्राप्त करने के बाद उनका जीवन कैसा होगा? ये बात हमेशा उनकी एक निगाह में, दिमाग के कोने में रहती है। तो इस दृष्टि से तो देखा जाए, चाहे जानबूझकर या एक प्रक्रिया के तले, ऐसा लगता है कि सत्ता किसी की भी हो, बीजेपी की हो, किसी क्षेत्रीय पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, सत्ता ने न्यायपालिका को कहीं न कहीं कैप्चर कर लिया है, या न्यायपालिका ने स्वयं अपने आप को कैप्चर करवा दिया है। मैं आप जब कह रहे थे प्रधानमंत्री वाला संस्मरण सुना रहे थे, तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो मैं वहाँ पहले आता हूँ। प्रधानमंत्री की सारी बातों पर आप भरोसा नहीं करते हैं, नहीं, जितना मैं मैं प्रधानमंत्री का संस्मरण मैंने नहीं सुनाया। मैंने एक वरिष्ठ मंत्री का सुनाया। अच्छा, ठीक है, सॉरी। वो तो प्रधानमंत्री की हाँ, बात थी। हाँ, वरिष्ठ मंत्री, इसी सरकार के मंत्री। हाँ, हाँ, हाँ। उतना भरोसा नहीं करना है। हाँ। उतना भरोसा नहीं हुँ, करना है। हुँ, इसलिए नहीं करना है, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया उस स्कीम को, हुँ, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका तो क्रेडिट हमें देना चाहिए कि हमने एक स्कीम लेकर आए थे और इससे लोगों को पता चला कि चंदा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसलिए इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। हुँ, देखिए, ऐसा नहीं है। हर मामले में या उस सब मामले में सरकार के मुताबिक फैसला आए जिसमें, और या उसमें सरकार के खिलाफ फैसला आए जिसमें सरकार की रुचि ना हो, इंटरेस्ट नहीं हो, ये इस बात से मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हुँ, इसलिए कि कई फैसले ऐसे आए जिसमें सरकार असहज हुई। हुँ, एक उदाहरण मैं देता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार उससे ज़्यादा असहज हाल के दिनों में नहीं हुई है। हुँ, इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की कोशिश, हर संभव कोशिश थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को संवैधानिक जायज़ ठहराया जाए, और हुँ, तभी आरटीआई वाले देश में, दुनिया को हमने आरटीआई दिया था, आरटीआई वाले देश में हमारे देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हुँ, उन्होंने भरी अदालत में कोर्ट के सामने कहा था हुँ, कि हमारे देश की जनता को या मतदाताओं को ये जानने का अधिकार क्या है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा कहां से आता है। इससे एब्सर्ड आर्गुमेंट नहीं हो सकता है देश में, किसी लोकतांत्रिक देश में और देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने और आरटीआई वाले, सूचना के अधिकार वाले देश में। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसके साथ में एक बात और कहता हूं अभय जी, वो ये कि मैंने जो देखा है, जो मैंने महसूस किया है, कि जब भी सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो हमारी संवैधानिक संस्थाएं कंप्रोमाइज होती हैं, हुँ, कमजोर होती हैं। मैं जब कहता हूं बहुत मजबूत होती हैं, डेमोक्रेसी में बहुत मजबूत कोई भी चीज, जो कहते हैं ना, वो कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। उसी तरह से डेमोक्रेसी में मतलब सरकार जब बहुत मजबूत होती है तो उसकी टेंडेंसी बदल जाती है, उसके हाव-भाव बदल जाते हैं। तो वहां पर हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो, और उसी में मीडिया भी आती है जिसको हम लोग बार-बार ये बातें कहते हैं। तो ये जो एक बात ये कि ठीक है, सबसे बड़ी लिटिगेंट सरकारें होती हैं और केंद्र सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है, ये भी बात सही है। जजों की नियुक्ति में सरकार का से है, ये भी बात सही है। कौन रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब सरकारें तय करती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभय जी, ये भी सच है कि इस देश में कई मौके ऐसे आए जब लगा कि लोकतंत्र पर खतरा है। इस देश की न्यायपालिका ने समय-समय पर अपनी भूमिका निभाई है। हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम इसे इस तरह से नेगेट नहीं कर सकते। हाँ, समय खराब आता है कई बार, जैसे मैंने कहा कि मतलब हमेशा नहीं रहता। समय जब खराब होता है तो चीज़ें गड़बड़ाती हैं, तो ये गड़बड़ाई हुई अवस्था है। अभी जो हम देख रहे हैं, वो थोड़ी-सी बिगड़ी हुई अवस्था है, हुँ, लेकिन उतनी भी खराब नहीं। होता क्या है, एक ही समय में 2 साल बाद आपको देखिए, 2 साल में अचानक पता चला है कि जजेस बदल गए। कोई चीफ हुँ, जस्टिस अलग तरह का आ गया, उसका रवैया एकदम अलग है। उसने एकदम भई इसी देश ने एमएन रॉय को देखा, जस्टिस रॉय को देखा, इसी देश ने जस्टिस खन्ना को देखा, इसी देश ने जस्टिस गोगोई को देखा।
तरह तरह के लोग हैं, इसी समाज से आने वाले लोग हैं। जैसे आप पर किसी का प्रभाव हो सकता है, मेरे पर किसी का प्रभाव हो सकता है, जजेस भी तो उसी दुनिया से आते हैं। तो हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के दिनों में जो जजेज हैं, वो उन्होंने खुद को समर्पण कर दिया है कि उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट उन्हें वो चाहिए। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस से मैं बात कर रहा था और मैंने ऐसे ही कुछ कहा कि अ, एक ऐसी बातचीत थी, मैंने कहा कि आप पर सरकार का दबाव था क्या? हुँ। ऑफ रिकॉर्ड बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पर दबाव कोई कहता नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पे दबाव नहीं था। हमने कहा कौन मानेगा इस बात को? आप कहेंगे भले, लेकिन हम तो ऑब्जर्वर हैं, हम तो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी सोचिए, लेकिन मेरे पर नहीं था। हमने क्यों नहीं था? तो उन्होंने कहा कि मैं जिस समय आ रहा था, जो चीफ जस्टिस बनने वाला था, उस हुँ, समय मैंने स्पष्ट अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि मुझे पोस्ट रिटायरमेंट कोई पद नहीं चाहिए। हुँ, तो जब हम पोस्ट रिटायरमेंट जब पहले ही कह देते हैं कि हमें पोस्ट रिटायरमेंट पद नहीं चाहिए, तो हम पर दबाव थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए कि सामने वाले को पता चलता है कि इसको क्यों परेशान, ये तो करेगा ही नहीं। हुँ, लेकिन जजेस अकेले नहीं होते हैं अभय जी, जजेस का परिवार होता है, उनके भाई होते हैं। लीगल प्रोफेशन में आप जानते हैं कि एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खासकर जो एक बार जज पहुँचता है, तो उसके कुनबे में ढेर सारे वकील हो जाते हैं और ढेर सारे जजेस होते हैं। तो वो अपनी सुचिता का तो ख्याल रख सकता है, बाकी लोगों का वो क्या कर सकता है? तो दबाव में तो आ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं दुनिया वीरों से खाली नहीं है, उसी तरह से हमारी न्यायपालिका समय-समय पर, हुँ। हमारे जजों ने, हमारे देश की न्यायपालिका ने समय-समय पर वो रीढ़ दिखाई है, और उस रीढ़ की वजह से ही हमारे आस-पास के पड़ोसी देश के लोकतंत्र को देखा आपने, और हम अभी जहाँ हैं, उसमें हमारी न्यायपालिका की बड़ी अहम भूमिका है। मैं इसको इस तरह। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका में न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने हमेशा और हर समय सरकार परस्ती दिखाई है। एक ऐसा समय भी था जबकि ऐसा नहीं था और वो लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने न्यायिक विवेक का परिचय देते हुए फैसले दिया करते थे। लेकिन जिसे कहते हैं प्रतिबद्ध जजों वाला ये अवधारणा है, वो इमरजेंसी से शुरू हुई, आपातकाल से शुरू हुई, प्रतिबद्ध जजों वाली, कमिटेड जुडिशरी वाली धारणा वहाँ से शुरू हुई और मुझे लगता है कि पिछले 10-1 सालों में ये धारणा एक बार फिर इस धारणा का पुनरुत्थान हुआ है हमारे यहाँ। इसके हमारे एक यहाँ इसमें एक चीज़ जोड़ इसमें इसमें मैं एक चीज़ जोड़ूँगा, एक जी। चीज़ जोड़ूँगा। हुँ, ये बताइए कि इस 10 साल में, इस 10 साल में हमारे समाज का नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है या नहीं? इस 10 साल में इस 10 साल में मीडिया कहाँ से कहाँ चली गई? इस 10 साल में हमारे बेसिकली जो हमारा जो बदलाव, कई बार बदलाव सकारात्मक होता है, कई बार बदलाव नकारात्मक होता है। और कई बार हमें सकारात्मक दिखता है, उसमें नकारात्मक छुपा होता है। तो इस 10 साल में एक और चीज़ आई है। इस 10 साल में जो हम देख पा रहे हैं अभय जी, वो मैं ये देखता हूँ, मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले बहुत कम लोगों को पता होता था कि कोलिजियम में नाम किसके आए और आगे नाम गए किसके। बहुत कम लोगों को, मुझे 20 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपोर्ट करते हुए। ये 10 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ओपननेस ला दिया, चाहे जिस भी वजह से लाया, कि किसके नाम आ रहे हैं, और उस नाम में उस पे जो बात हो रही है, जो इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की गई, तो वो कैसा हो रहा है। और आपको सोशल मीडिया के आने के बाद से, लोगों के जागरूक होने के बाद से और ओपननेस आने के बाद से हमें एक-एक कैंडिडेट के बारे में ये पता चलने लगा कि कौन किस जैक से आ रहा है, हुँ। किसे कौन वहां पर बैठा रहा है, कितने सरकार के लोग आ रहे हैं, कितने बार वाले आ रहे हैं, कितने बेंच वाले आ रहे हैं, कितने राजनीतिक अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और कितना जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। इतनी चीजें पहले इतना इतना खुलापन नहीं था। तो हमने कहना है कि हम जब जितना देखेंगे ना, जैसे-जैसे हम नज़दीक जाते हैं, जितना देखते हैं, तो हमने चूँकि देखना शुरू किया, पहली बात कि हम देखने लगे, ओपेननेस आ गया। और दूसरी बात मैंने कहा कि जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है, हुँ। तो सबका होता है। ये जजेस किसी दूसरी दुनिया से थोड़े ना आते हैं अभय जी, वो तो हमारे और आप ही के घर के होते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सब जो गिरावट है, वो चौतरफा है और जीवन के हर क्षेत्र में गिरावट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बस फ़र्क केवल ये है कि अन्य क्षेत्रों के बारे में जब हम टिप्पणियाँ करते हैं, तो हमें टिप्पणियाँ करने दी जाती हैं
और हम टिप्पणियां सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका के बारे में जब टिप्पणी होती है, तब फिर न्यायपालिका उस पे आपत्ति कर सकती है और उस टिप्पणी को रोक सकती है न्यायपालिका। जैसे कि जब एनसीईआरटी की किताब में आया कि भाई न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार है वगैरह ये सब आया, तो न्यायपालिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। जबकि न्यायपालिका अकेली ऐसी संस्था है जहां पर खुलेआम रिश्वत रोज ली जाती है। वहां कभी कोई इस रिश्वत लेने देने वाले को पकड़ने के लिए नहीं आता। वहां कोई रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता। मैं बचपन से देख रहा हूं, इतनी मेरी उम्र हो गई देखते देखते। हाई मतलब कम से कम सेशन जज तक तो मैंने देखा ही है। सेशन जज तक और डिस्ट्रिक्ट जिला जिला जज की अदालतों तक तो मैंने देखा ही है। खुलेआम रोज पूरे दिन रिश्वत ली जाती है और उसी रिश्वत के पैसे से जज साहब जो हैं वो चाय नाश्ता करते हैं। ये सारी पब्लिक देखती है। वहां पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, सब होता है। सब लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। कभी भी न्यायपालिका इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन अगर आप इस बात को कहें और जोरदारी दिखाएं और जिद करें रोक लगाए, तो हो सकता है न्यायपालिका आपको ही सेंसर कर दे। आप हाँ, कहें ये सच है। वो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये सच है। और लेकिन एक चीज और है ना, आप कितना रोकेंगे? जज के घर पैसा मिला, आग लगी, पैसा मिला, कितना रोकेंगे आप? वो तस्वीर तो दुनिया ने देखी ना। अरविंद केजरीवाल ने एक जज की खुली अदालत में अरविंद केजरीवाल ने उस जज पे इतने आरोप लगाए। जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं जारी किया। जज ने सुना। इसलिए कि मैंने ये भी देखा है कि जज पर जब आरोप लगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है। मुझे याद है पप्पू यादव, राजीव रंजन पप्पू यादव का मामला था और उसमें उन्होंने मार्कंडे काटजू की बेंच के सामने उनका मामला लगा था और मार्कंडे काटजू ने उन पर थोड़ा हार्श वो लिया था। पटना हाई कोर्ट से वो जाकर के जमानत ले गए थे और इन्होंने जमानत कैंसिल कर दिया था। तो जब यह मामला आया तो पप्पू यादव के वकीलों ने कोर्ट के सामने कहा कि पप्पू यादव ने चिट्ठी लिखा है कि आप हमारे मामले की सुनवाई नहीं करें। जस्टिस काटजू ने कहा कि हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करें। हालांकि नोटिस जारी नहीं किया। एक और कई मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है जब इस तरह की बातें आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया नहीं। तो देखिए इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कहने से क्या होगा? अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, जो दलीलें रखी, उसके अगले दिन हाईकोर्ट से एक वो जारी हुआ, आदेश जारी हुआ कि वो सारे बयान जो है सोशल मीडिया से हटाए जाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इसे पब्लिश किया था। क्या हो जाएगा उससे? या एनसीईआरटी की किताब में भ्रष्टाचार की बात होगी, आप किताब हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे? दुनिया देख रही है। अब वो बात नहीं है, चर्चा हो रही है। जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में जो चर्चा होती है, यशवंत वर्मा के बारे में जब बच्चे पूछेंगे कि यशवंत वर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया, यशवंत वर्मा के घर पे आग लगी थी, पैसा क्यों मिला था, इस पे बात नहीं होगी क्या? जब बात होगी कि कैसे जज रिटायर होने के तत्काल बाद राज्यसभा चले गए तो क्यों चले गए, तो ये बातें होंगी और इसको ये जो कोशिश होती है ना कि इस पर मत बोलिए, चाहे जैसे सूर्यकांत ने एक बात कही थी कि हम न्यायपालिका को बदनाम करने वाले को दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, हम खींच लाएंगे और उन्हें हम पनिश करेंगे। मैंने फिर कहा, मैंने भी कई जगह पे कहा कि खींचने की जरूरत कहां है? न्यायपालिका को तो बदनाम करने वाले, हमारे एक सांसद ने कहा था कि इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश है। खींचने की अब जरूरत नहीं है, विदेश से लाने की जरूरत नहीं, यही पास में है, किसी प्रत्यार्पण की जरूरत नहीं है, प्रत्यर्पण की जरूरत नहीं है, यही कर दीजिए। तो दरअसल होता क्या है ना कि हम नहीं कहते हैं तुम जानते नहीं हो हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे क्या? करना क्या है? अगर करना होता तो प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के खिलाफ जब आरोप लगाए तो ₹1 का अवमानना का एक ही रुपए की सजा हुई थी ना। तो न्यायपालिका को भी पता है, इसलिए कि कोई जज आए तो अपनी शुचिता की गारंटी ले सकता है कि चलो मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत साफ स्वच्छ छवि वाला हूं, लेकिन मेरे ब्रदर जज वैसे हो सके उसकी गारंटी थोड़ी ले सकता है, या हाईकोर्ट के सारे जज ऐसा हो जाए ऐसी गारंटी थोड़ी ले सकता है। तो दरअसल जब मैंने कहा कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि हाँ, सियासी दखलंदाजी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभय जी, मैंने अपनी आंख के सामने, मैं पहली बार देखा, शायद इसके पहले हुआ होगा, नहीं हुआ होगा आजाद भारत में, कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामला पेंडिंग था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और जस्टिस गोगोई के सामने प्रधानमंत्री उनके चैम्बर में, सुप्रीम कोर्ट घूमते गए तो उनके चैम्बर में गए थे। ऐसा मैंने कहा कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई जानी चाहिए, सारी तस्वीरें नहीं दिखाई जानी चाहिए, सारी चीजें। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि न्यायपालिका की बाकी शासन के बाकी अंगों से हम न्यायपालिका की तुलना नहीं कर सकते। हम कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थिति एकदम अलग है
और फिर मैं 2 तस्वीरों की का जिक्र करता हूँ हमेशा। आप सोचता मैं आपके दर्शकों के साथ भी कर देता हूँ। 2006-7 में मैंने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की थी। 2 तस्वीरें आज भी मेरे ज़हन में हैं। उसमें एक तस्वीर थी, प्रेमदास रोड से एक आदमी कुर्ता-पाजामा पहने हुए, हाथ में कुछ झोला लेके जा रहा था। झोला में मुझे लगा कि वो एमआरआई या एक्स-रे का कुछ बड़ा-सा फ़िल्म रहा होगा। और वो जब सुप्रीम कोर्ट के सी नंबर गेट से निकल रहा था, उसने उस फाइल को ज़मीन पर रखी, दोनों हाथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऐसे ज़मीन पर रखा, ऐसे हाथ जोड़ा हुँ, और फिर वो चला गया जैसे मंदिर के सामने से गुज़रता हुआ एक आदमी, श्रद्धालु हुँ, आदमी, भक्त आदमी करता है। वो तस्वीर मेरे दिमाग में छपी हुई है। एक हुँ, तस्वीर मैंने और देखी थी, उसके कुछ ही दिन बाद की घटना है। कोर्ट नंबर 1 में हम लोग पीछे गैलरी में खड़े हैं। हमारे ठीक सामने एक महिला थीं, बुजुर्ग महिला थीं और वो हाथ जोड़ करके कुछ बुदबुदा रही थीं। उनके केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई और हुँ, मामले की सुनवाई हो रही थी। हाथ जोड़ के बुदबुदा रही थीं। हुँ, तो उत्सुकता हुई मुझे, तो मैंने ध्यान दिया तो पता चला कि पैर में उनके जूता-चप्पल नहीं है। वो बाहर जूता-चप्पल निकाल के अपने जो भी पहनी थी निकाल के आई थी। हुँ, और वो तस्वीर मेरे दिमाग में आज भी है कि एक आम आदमी न्यायपालिका के बारे में क्या सोचता है और जजों के बारे में क्या सोचता है। अभी भी हमारे देश की आपकी जनता, आम आवाम जो है, वो न्यायपालिका को, अदालतों को, न्याय का मंदिर और जजों को न्याय का देवता, लॉर्ड इसलिए कहा जाता है, न्याय का देवता मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेवारी न्यायपालिका की है। ये ज़िम्मेवारी हमारे माय लॉर्ड्स की है कि उनके बारे में कोई कुछ मौका मत दो कि कोई कुछ कहे। मौका मत दो कि आपकी तस्वीरें ऐसी आएँ जिस पर आँच आए, इसलिए कि वो आपके लिए कितना फ़ायदा करेगा, कितना नुकसान करेगा हमें नहीं पता। आम आदमी की आस्था दरकती है तो दिक्कत होती है। इसलिए कि अ, हम अभी भी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा हो जो न्यायपालिका को जो न्याय न्याय को नहीं मानता है, न्यायपालिका में भरोसा नहीं करता, वो भी न्यायपालिका के चौखट पर ही जाता है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी। हम लोगों ने पवन खेड़ा वाले मसले पे चर्चा की, लेकिन साथ-साथ में न्यायपालिका के भारत में इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, उसकी क्या समस्याएँ हैं, इन व्यापक विषयों के ऊपर भी चर्चा की। मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों को ये चर्चा काफ़ी उपयोगी और काफ़ी बेहतर लगेगी और जिससे वो एक समझ पे पहुँच पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।